Assalamu alaikum students. Today we are going to start our third lecture. In previous two lectures we discussed two topic of first chapter, that is chemical kinetics. वो टॉपिक कौन कौन से थे आपने वीडियो में देखे होंगे और आई होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर वो दोनों लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले आप उनको देख लें क्योंकि ये सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर ये टॉपिक भी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये टॉपिक समझने के लिए पहले आप उन दो लेक्चर्स को देख लें, देन इस टॉपिक पर आएंगे। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर का, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने रिएक्शंस को डिवाइड किया था दो टाइप्स में। जो फर्स्ट हमने डिवीजन की थी वो हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बेस पे भी हमने रिएक्शन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है और कुछ हमारे पास मॉडरेट है। फिर जो सेकंड हमने डिवीजन की थी वो हमने कहा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहाँ पे हमने अपनी बात छोड़ी थी और एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट हमने फाइंड कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक है, वो हमारा है रेट लॉ। आज जो हम बात स्टार्ट करेंगे वो रेट लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट लॉ। रेट लॉ की हम बात स्टार्ट करते हैं कि रेट लॉ होता क्या है। हम इसको थ्री वेज में डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट वे कौन सी है और क्यों है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। ये हमारे पास फर्स्ट है रेट लॉ की डिपेंडेंस। अब जो दूसरी हम बात करते हैं वो थोड़ी सी से कॉम्प्लेक्स है। सेकंड है हमारे पास इट एक्सप्लेन द चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी। ये जो थोड़ी सी डेफिनेशन है ये हमारे पास डिपेंडेंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज भी हो रहा है और कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास जो थर्ड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। रेट लॉ एक्सप्लेन करेगा कि एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह किसी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। तो थर्ड जो है हमारे पास वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम अपने लेक्चर के एंड में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इजी भी है और सबसे बेस्ट भी है। हम दो एग्जांपल्स लेके इन तीनों को यूज़ करेंगे वन बाय वन, तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास सबसे बेस्ट आता है और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपने एक एग्जाम्पल के साथ, और जो रेट लॉ से हमारे पास चीज़ें बनती हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रेट एक्सप्रेशन, उसके बाद यहां पे हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे और एंड पर हमारे पास होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास निकलेंगी रेट लॉ से। तो अभी जो हम बात स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं रेट एक्सप्रेशन की। एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे और हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से अपनी जो तीनों चीज़ें हमने बात की, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट, वो हम फाइंड करेंगे। तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि हमारे पास है 2A + B। ये दोनों रिएक्टेंट हमने कंसिडर किए और ये हमारे पास बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब जब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ये दोनों हमने फाइंड की हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से। एक्सपेरिमेंटली ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस एक्सपेरिमेंटली को यूज करेंगे और हम सारी बातें फाइंड करेंगे।
अब क्या क्या बातें हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम कहते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन A है। कंसिडर कर लें कि हमारे पास 2 मोल पर लीटर मौजूद है। अब हम कहते हैं कंसंट्रेशन इसकी डबल हो गई। कंसंट्रेशन हमने इसकी डबल कर दी। जब कंसंट्रेशन डबल की, क्या इसका रेट भी डबल हो गया? अगर तो इसका रेट भी डबल हो गया तो फिर हम यहां पे लिखते हैं रेट भी इसका डबल हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे जब हम इसकी कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के डबल करने की वजह से इसका रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब यह है इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो है रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब हम बात करते हैं बी की। जब हमने ए का रेट फाइंड किया तो बी को हमने क्या रखा? कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी रिएक्शन के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 है 3 है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है, आपने एक की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सबको कांस्टेंट कर देना है। अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड की तो बी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब जब मैं फाइंड करूँगा बी की तो मैं ए को क्या करूँगा? कांस्टेंट कर दूँगा। अब मैं ए की जो कंसंट्रेशन थी वो मैंने डबल की थी तो उसका रेट भी क्या हो गया? डबल हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल की फॉर एग्जांपल, तो उसका जो रेट है उसका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। उसका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है ये उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल है। उसका मतलब ये है उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल है। तो हमारे पास इसका जो रेट बनेगा रेट प्रोपोर्शनल टू बी और इसके ऊपर आएगी पावर 2, क्योंकि ये 4 टाइम इंक्रीज कर गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब हमने ए क्यू फाइंड की, ए का रेट फाइंड किया तो बी को क्या रखा? बी इज कांस्टेंट। जब हमने बी को फाइंड किया तो ए हमारे पास क्या था? ए इज कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है, जब भी आप ए की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू या दूसरी जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करते हैं। जब दोनों वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? रेट प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी की पावर 2। अब ये हमारे पास दोनों की कंबाइन इक्वेशन आ गई। दोनों की कंबाइन इक्वेशन आ गई। आपको अच्छी तरह पता है जब भी कोई इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं बनती, इक्वलिटी में बनती। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आएगा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है? रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर मैं यहां पे जनरली सिर्फ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि ऑर्डर को हम थोड़ा सा जाके फिर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक के बाद। अब अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करें तो ऑर्डर हम कहते हैं कि रेट लॉ के अंदर जो भी मोलर कंसंट्रेशन मौजूद है, उसके जो पावर्स हैं, उन पावर्स का जो सम है वो उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। अगर हम बात करें यहां पे ऑर्डर ए की जो पावर है वो हमारे पास क्या है? 1 पावर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, और बी की जो पावर है वो हमारे पास क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये बात याद रखनी है, हम ये जो ऑर्डर बात कर रहे हैं ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें हो सकता है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू चेंज हो, माइनर चेंज होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो हम निकाल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही निकाल रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब इसका ऑर्डर जो हमारे पास निकलेगा वो है 1 + 2 = 3। इसका ऑर्डर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3। तो इससे रेट एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाल लिया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
अब हम रेट एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड कर ली, अब रेट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने रेट कांस्टेंट फाइंड करना है और रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है। इसी रिएक्शन को कंसिडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू ए की पावर x। कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू बी की पावर y। सेम एज इट इज हमने वही किया, यहां पे हमने जनरलाइज कर दिया, वहां पे हमने वैल्यूज पुट की थी, यहां हम जनरलाइज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी जब हम लिखेंगे रेट तो ये हमारे पास आएगा k a की पावर x एंड b की पावर y। जब हम फाइंड करेंगे इसका ऑर्डर तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। अब k की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब इसको जब हम यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, हमने फाइंड करना है k की वैल्यू। रेट है हमारे पास, वहां पर कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। A की पावर x एंड B की पावर y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा k। ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि ये जो x था, ये जो x था और ये जो y था, ये x को अगर हम एक्सप्लेन करें तो x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a और y है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। अब ये जो हमारे पास k है, k डिपेंड करता है x के ऊपर और y के ऊपर। अब इन दोनों को कलेक्टिवली जब हम बात करें तो हम इस तरह कहते हैं x और प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, और n हमारे पास आ जाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम ये कहेंगे कि जो रेट कांस्टेंट k है वो डिपेंड करता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद जो हम बात स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास यूनिट ऑफ k। यूनिट ऑफ k स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बात आपने यहां पे याद रखनी है कि हमने कंसंट्रेशन किसके अंदर ली है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इस वैल्यू को आपने याद रखना है। जहां भी आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रेट एक्सप्रेशन में, रेट लॉ में या किसी भी जगह, तो वहां पे हमारे पास मोल पर लीटर होगी। अब ये भी बात आपने याद रखनी है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है, कि रेट की यूनिट भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर फाइंड की थी। रेट की जो यूनिट हमारे पास आई थी वो थी हमारे पास यूनिट ऑफ रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन या यूनिट ऑफ रेट, वो हमारे पास क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास यूनिट ऑफ रेट थी। अब इन तीनों चीजों को यूज करते हुए हम k की यूनिट फाइंड करेंगे। यहां पे यूनिट ऑफ k फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हम इस कंडीशन में भी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए यूनिट, ताकि आसानी से हम फाइंड कर लें, ये चीज हम पुट कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, लेट द कंसंट्रेशन, यहां पे हम मार्क कर देते हैं ताकि पता चले आप लोगों ने इसको मिक्स किया हो, तो यहां पे हमने मार्क कर दिया। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज यूनिटी। यूनिटी आप सबको पता होगा, दैट इज 1। अब जब ये इक्वल टू 1 हो गया तो फिर हमारे पास क्या बनेगी, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हमें वैल्यू सारों की पता है। ये है हमारे पास A की या B की, दोनों क्योंकि इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास मोल पर
लीटर है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई, यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं। रेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, आप सबको नज़र भी आ रही है। ये हमारे पास रेट की वैल्यू है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में फाइंड की थी। अब इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास जो इक्वेशन है किसकी, रेट कांस्टेंट की, इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हम बात कर रहे थे यूनिट ऑफ के की या रेट कांस्टेंट की, हमने वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। रेट के इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास के इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, रेट, इस वैल्यू में हमने पुट करना है। रेट कांस्टेंट में रेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे मोल पर लीटर और पर सेकंड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ए की वैल्यू यहां पे मैंने आपको बताई थी, ये आपने याद रखनी है कि मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, x इनटू मोल पर लीटर, और पावर हमारे पास क्या है, y। अब ये बात आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी कि अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर x प्लस y। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हमने वैल्यू यहां पे कहा था x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, n की। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ओवरऑल ऑर्डर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर होल पावर n। पावर क्या आ गई, n। अब यहां पे भी हमें नजर आ रहा है कि ये और ये सेम है, अभी भी क्या है, बेसिस सेम है। बेसिस सेम होने की वजह से यहां पे क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर डिवीजन हो रही है। अब क्या होगा हमारे पास, मोल पर लीटर 1 माइनस n और डिवाइडेड बाय s माइनस 1। तो हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो है मोल पर लीटर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय s। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर है फर्स्ट, हमारे पास ऑर्डर है फर्स्ट, तो फिर हम क्या करेंगे कि वैल्यू n की जगह पुट कर देंगे 1, n की जगह 1 पुट करेंगे अगर फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ऑर्डर हमारे पास 0 है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास k की यूनिट्स आती जाएगी। तो हम इस तरह ये बात भी कहते हैं कि अगर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता है, तो उससे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके अंदर आपको यूनिट दे दी जाती है, यूनिट से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास k की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय s। क्योंकि 1 था, 0 से -1 किया तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। 1 होगा ऑर्डर तो 1 पुट करेंगे, n होगा 0 होगा तो 0 पुट करेंगे। तो ये था हमारे पास रेट लॉ। उससे हमने क्या फाइंड की, रेट लॉ से हमने पहले सबसे पहले फाइंड की रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन के बाद हमने फाइंड किया यूनिट ऑफ रेट और देन रेट कांस्टेंट। ये सारी चीजें हमने फाइंड की रेट ऑफ लॉ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, केमिस्ट्री फेलोज के साथ शेयर करें।